हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन। आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन की कि एक्चुअली में व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, होता क्या है रिसर्च डिज़ाइन। मतलब क्या ये कोई आर्ट से रिलेटेड काम है? तो आपका जवाब है नहीं, ये आर्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, वैसे हमने इस पे चर्चा की थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था जब रिसर्च प्रोसेस पढ़ा था। आज एक ये अलग से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट एक्चुअली इज रिसर्च डिज़ाइन। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। तो एकदम बेसिक बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखा भी हुआ है इसमें, A research design is a controlling plan for a research study। यानी कि एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम अपने रिसर्च को किस तरह से करेंगे, in which the methods and procedures for collecting and analyzing the information to be collected is specified। यानी कि हम किन तरीकों से अपना रिसर्च का काम करेंगे, वो क्या तरीके होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन होगी, किस तरह से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। उसी फ्रेमवर्क को, प्लान को जो हम बनाते हैं पूरा, कि क्या क्या कैसे कैसे किस तरह से होगा, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। किस तरह से डेटा आएगा, कौन कौन लोग होंगे, किस जगह पर होगा, कितने समय के लिए होगा, कितना खर्चा होगा, कैसा डेटा कैलकुलेट करेंगे, उसको कैसे एनालाइज करेंगे। यही बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन होता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में लिखा था, वर्ड डिज़ाइन मीन्स टू वर्क आउट द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बाय मेकिंग अ स्केच और प्लान। यहाँ पर एक लेआउट तैयार किया जाता है। ठीक है ना, हमने एक लेआउट या एक डिज़ाइन तैयार किया और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स रखे। क्या पॉइंट रखे? ठीक है यार, को मैं इसको थोड़ा सा नए पेज पे बनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्हाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं। हाँ बोलो, हमने कुछ नियम कानून बना दिए। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे एक पूरा ये रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया, यानी कि आम भाषा में तो लेआउट तैयार किए। क्या तैयार किया? लेआउट। या फिर हम कह सकते हैं एक हमने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। रिसर्च में कितना टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल कितनी कॉस्ट आ रही है, खर्चा आ रहा है, किन किन एरियाज में रिसर्च होगी, कैसे डेटा जो हम रिसर्च के ले रहे हैं वो कलेक्ट होगा, कैसे डेटा जो कलेक्ट किए उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पर्सन या पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे हमारे, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर या इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करेंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब है कई सारे क्वेश्चंस होते हैं या कई सारे इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं एक रिसर्च के उसमें। तो ये एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये नहीं कि नीले कलर का कोई प्रिंट होगा, ध्यान से समझिएगा। ब्लूप्रिंट मीन्स एक आउटलेट, एक लेआउट, या फिर हम इसको एक डिज़ाइन भी कह सकते हैं, तैयार करना। और ये सब कुछ क्या होता है, दिस ऑल इज कॉल्ड एज रिसर्च डिज़ाइन, जिससे हम वो सारे इम्पोर्टेंट पहलुओं पे या सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों पे काम करते हैं, या उन सारे मुद्दों को एक्चुअली में एक जगह पर नोट कर लेना, या उन सारी चीज़ों को ध्यान में या मद्देनज़र रखते हुए उस पे कार्य करना, शोध पे कार्य करना इज योर रिसर्च डिज़ाइन। फाइन। अब देखिए आगे, बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब हम लोग, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब टॉपिक पे वापस जाएंगे तो हम लोग वही चीज़ जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि रिसर्च डिज़ाइनर का क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, दस रिसर्च डिज़ाइन इज अ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी और ड्राइविंग अ ब्लूप्रिंट। कौन सा ब्लूप्रिंट? जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, रिसर्च को कंडक्ट करने का। इसमें हम सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की हम डेटा कैसे लेंगे, क्या हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, वो हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम कार्य करते हैं। Our research is designed for the purpose of producing results that may be applied to the real world situations। और ये सब क्यों करते हैं?
क्योंकि ये जो हम शोध कर रहे हैं ये बेसिकली रियल लाइफ बेस्ड कर रहे हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट से बेस्ड कर रहे हैं। तो हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट निकल के आए वो अप्रोप्रिएट हो। It not only enables a researcher to anticipate potential problems that can occur during the actual operations of the research, but also limit boundaries of research study. यानी कि एक रिसर्चर को रिसर्च करते हुए कोई चीज़ छूटे ना, गड़बड़ी की गुंजाइश कम से कम एरर्स हो या कम से कम उससे मिस्टेक्स हों। इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करें, यानी एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा आउटलेट या एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें आप अपने रिसर्च को शुरुआत से लेके अंत तक किन किन चीज़ों पे काम करेंगे उस पर हम या एक रिसर्चर करेगा। क्योंकि देखिए जो मैंने ये बताया था इसमें रिसर्चर ने क्या किया था, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑब्वियस सी बात है, ये कौन देखेगा, ये किसके लिए, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये शोधार्थी के द्वारा बनाया गया, यानी कि रिसर्चर। क्यों? ताकि वो क्या कर पाए, अपनी रिसर्च को अच्छे से कर पाए। ठीक है, रिसर्च को अच्छे से कब कर पाएगा, जब उसका एरिया क्लियर होगा कि भाई उसको कहाँ तक करना है। तो रिसर्च को वेल डिफाइंड तरीके से करने के लिए रिसर्चर को ये लेआउट तैयार करना अति आवश्यक है, जिसमें वो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा और भी जो ज़रूरी पॉइंट्स उनको ध्यान में रखेगा, ताकि एरर्स के चांसेस यानी कि जो गड़बड़ी की गुंजाइश है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एरर्स के चांसेस या फिर जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम की जा सके, उनको कम किया जा सके, और आपकी जो रिसर्च है वो एक्यूरेट या फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव। ठीक है, इसी के लिए रिसर्च डिज़ाइन किया जाता है, इसी पर्पज से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए रिसर्चर रिसर्च करता है ताकि उसके जो एक्यूरेट हों, क्या एक्यूरेट हों, रिजल्ट्स जो निकल के हैं वो एक्यूरेट हों, और एरर्स और मिस्टेक्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है यानी कि जो उम्मीद है वो कम हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिसर्च डिज़ाइन। ये एक इंट्रोडक्शन था रिसर्च डिज़ाइन का। अब टॉपिक पे वापस आएंगे तो हम लोग, ठीक है, हाँ भाई, अब ये मिलर के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन आप कोई भी पढ़ सकते हैं, मैंने पहले भी कहा कोई फिक्स नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर ऑथर की पढ़नी है, डेफिनेशन आप किसी की भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप पर है कि आप किसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, एक रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो उससे कुछ कारण होते हैं भाई कि एक रिसर्च डिज़ाइन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो सबसे पहला, टू फॉर्मुलेट रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्चर सिर्फ अपनी समस्या के समाधान के लिए नहीं करता है, वो इन चीज़ों के लिए भी करता है। पहला, टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू रिजॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि स्ट्रैटेजी फॉर्म करने के लिए ताकि वो एक पर्टिकुलर समस्या, शोध क्यों की जा रही है, समस्या के लिए, और भाई उस समस्या का समाधान ही क्या है, शोध है, यानी कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन इज योर रिसर्च। तो जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, तरीका बनाया है ताकि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन या समस्या को सॉल्व करें, इसके लिए एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका फॉर कलेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। आप जो भी इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च से रिलेटेड कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हो, और उसके साथ उसका एविडेंस भी होना चाहिए। एविडेंस का मतलब प्रूफ। अगर कोई आपसे प्रूफ मांगे कि ये इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है, तो इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी के लिए कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने डेटा कलेक्ट किया वो कितना वैलिड है, उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, अगर फेक होगा तो भी वो साबित हो जाएगा, एविडेंस गलत होंगे, और अगर एविडेंस सही होते हैं तो भी वो साबित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड देयर इंटरप्रिटेशन। सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से काम नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा, डेटा कलेक्ट करने के साथ ये ज़रूरी है कि आप जो डेटा वो निकाल रहे हैं बाद में, वो डेटा आपका, यानी कि वो इंफॉर्मेशन आपकी सही भी है, यानी कि हमने इकट्ठा तो कर लिया डेटा, कलेक्ट तो कर लिया, ठीक है। अब कलेक्ट करने के बाद हमें फॉर एग्जांपल 1000 लोगों का डेटा मिला, 1000
पीपल का डेटा मिला। तो ये कैसे तैयार करेंगे, इसको एनालाइज करने के लिए तरीका होता है ना। तो एनालिसिस आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप डेटा जो है आपका उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। सॉरी, प्रस्तुत ऐसा लिखता है जैसे भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो प्रेजेंटेशन, वो इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका कंक्लूजन आएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। एंड लास्ट, रिजल्ट को पब्लिश करना। रिजल्ट का पब्लिकेशन ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा रिजल्ट कितना सही है, वो ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इन सबके लिए एक रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी में लिखा गया, रिसर्च डिजाइन स्टेट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च प्रोसेस, दस इट शोज अ पाथ। ये रास्ता दिखाता है रिसर्चर को, क्योंकि बिना अगर वो रिसर्च डिजाइन नहीं बनाएगा, यानी कि इस रिसर्च डिजाइन से उस रिसर्चर को रास्ता क्या मिलता है, रिसर्चर को रास्ता मिलता है रिसर्च करने का। किसको? ऑब्वियस सी बात है, रिसर्चर को, क्योंकि उसने तो अपना तैयार कर लिया है ब्लूप्रिंट या फ्रेमवर्क। तो उसे पता है उसे ये काम इस तरीके से करना है, इतने पैसे में, इतनी जगह पे, इतने समय में, इतने लोगों से, इस तरह से ये काम उसको, इसने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है। तो रिसर्च डिज़ाइन में वो सब होता है। एंड थर्ड लाइन, मोर, सो इट ऑल्सो टेक्स केयर्स ऑफ बजट, यानी कि कितना खर्चा, जैसे मैंने बात बोली, समय होगा रिसर्च के लिए, और पूरा एक रिसर्च की सक्सेसफुल स्टोरी वो तय कर सकता है। कौन? ये जो कि है रिसर्चर आपका। नेक्स्ट है, एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन है आपने बनाया, तो उसमें ये चीज़ें होना अति आवश्यक है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अब वो अच्छे रिसर्च डिज़ाइन है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहला, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहला, वो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। अगर आप एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर इंश्योर कर लें, या एक रिसर्चर ज़रूर ये इंश्योर कर ले कि वो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, एनालाइज किया है, इंटरप्रिटेशन किया है, वो एक तो तरीके से हुआ हो, यानी कि एक प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस जो एक आइडियल कहता है उसके अकॉर्डिंग हुआ हो, और दूसरी चीज़ उसमें एरर्स ना हो, यानी कि बेसिकली इंटेंशनली आपने कुछ भी गलत ना किया। ठीक है, इंटेंशनली आपसे कोई मिस्टेक ना हुई हो, इंटेंशनली आपने कुछ मतलब जानबूझ के आपके इंटेंशनली कुछ गलत रॉन्ग डीड्स ना हो, यानी कि आपके कुछ गलत कार्य ना हो। आपने जो काम किया खुद से ईमानदारी से किया, बिना किसी पक्षपात के। दिस इज अ वेरी राइट वर्ड फॉर पक्षपात, फेवर करना, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड है फ्रीडम फ्रॉम कंफाउंडिंग। एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में वेरिएबल्स जो भी आप लें वो स्टडी एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करें। वेरिएबल्स वो चीज़ होती है, मैंने पहले भी बताया है, वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप अपने रिसर्च के वर्क को करते हैं, यानी कि लोग, समय, टाइम, प्लेस, ये सब वेरिएबल्स हैं जो कि आपके रिसर्च के एक्टिविटी को एक मार्गदर्शन देते हैं, एक वे देते हैं, पाथ देते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। हम कह सकते हैं एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं कि एक से सब एक पे डिपेंड, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, नेक्स्ट उसी में आगे बढ़ता है, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन की एक खासियत होती है कि उसमें क्या होता है, वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सिस्टमैटिक तरीके से या पर्टिकुलर सीक्वेंस में अफेक्ट नहीं करता है। सबका अपना अपना एक वाइटल रोल होता है, लाइक टेम्परेचर, टाइम ऑफ डे, ये सब एग्जांपल्स है जिसमें सबका अपना, टेम्परेचर की एक अपनी यूटिलिटी है, टाइम ऑफ डे की अपनी यूटिलिटी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल प्रिसिजन फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। जब आप एक रिसर्चर रिसर्च डिज़ाइन तैयार करें तो वो जो भी डेटा रिकॉर्ड करे वो इस तरह से रिकॉर्ड करे कि उसमें जो यूनिट्स हैं वो, अगर आपको इंफॉर्मेशन परसेंटेज में निकालनी है तो परसेंटेज में इंफॉर्मेशन क्लियर है,
अगर आपको अमाउंट्स में निकालनी है, फॉर एग्जांपल करोड्स में या लाख्स में निकालनी है, तो उसी के बेसिस पर, ठीक है ना। अगर आपको पर यूनिट की निकालनी है तो पर यूनिट आपकी वैल्यू है। कहने का मतलब है आप जो भी आप हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे कि आपकी अजम्पशन कितनी सही है कि नहीं, उसके लिए आपके जो भी स्टैटिस्टिकल तरीके होंगे, चाहे आप मीन यूज़ करें, मीडियन यूज़ करें, मोड यूज़ करें, कोरिलेशन यूज़ करें, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, ठीक है ना। कोई भी टेक्निक, कोरिलेशन हो या रिग्रेशन हो, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विद इन द रिसोर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी डिज़ाइन एज पर योर बजट हो। तीन चीज़ों को ध्यान रखना है, समय, पैसा और स्टाफ। अगर आपके बजट 1 लाख का है तो आपकी रिसर्च 1 लाख की है। अगर आपको बोला है कि आपको 5 साल में कंप्लीट करनी तो 5 ईयर्स में कंप्लीट होनी चाहिए और उसके लिए आपको 2000 पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका देखो, टाइम भी हो गया, मनी भी हो गया, सॉरी इंटरचेंज कर लेना, और स्टाफ भी हो गए। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि आप इसको ध्यान में रखते हुए काम कर सकें। नेक्स्ट, ऑप्टिमैलिटी। The best research design is one which yields maximum precision in terms of bias and variance using minimum resource in terms of sample size, time and money. अगर आपको ये पता है कि आपको, फॉर एग्जांपल मैंने कहा, जैसे उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मैंने कहा कि ये तुमने रिसर्च डिज़ाइनर बोल दिया कि तुम्हारा 5 लाख का खर्चा आएगा, 5 लाख, 4 ईयर्स और 1500 पीपल। ये तुम्हारे रिसर्च डिज़ाइन में तुमने बता दिया था, ठीक है, तुमने इसको अप्रूव कर दिया। लेकिन अगर ऐसा तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल रही है, क्या मिल रही है, कि 5 लाख की जगह पे तुम्हारा काम 4 लाख पे हो जा रहा है और 4 साल की जगह पे 3.5 साल में ही काम हो जा रहा है और 1500 लोग की जगह 1200 लोगों में ही काम हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए हमने क्या है, न्यू बनाया है। न्यू यानी कि एक्चुअली ये था हमारा अज्यूम कि हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, और ये हो गया हम जो अब ध्यान में रखा है, यानी कि अप्लाइड, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा हमारा समय 5 लाख की जगह 4 लाख हो रहा है, 1 लाख बच गया, 1 लाख बच गया, यहाँ पर भी फ़ायदा, आधा साल 6 महीने बच गए, यहाँ पे भी 300 लोग बच गए। तो यही यहाँ पे बात बोली जा रही कि कम से कम समय, लोग और पैसे में या सैंपल साइज में अगर हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हम कम से कम में भी काम चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, बस हमारे रिसर्च पे उस पर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, रिजल्ट सही होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। एक अच्छा रिसर्चर रिसर्च डिज़ाइन इस तरह तैयार करता है कि आपके उसमें चीज़ें क्लियर हो कि आपको वो परफॉर्म कैसे करना है, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको उन्हें किस तरह से अचीव करना है। ये ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होने जब आपको होगी तभी आप कर पाएंगे, तो वो बिना किसी पक्षपात, भेदभाव के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के आपको काम ना करना है, ठीक है। एंड लास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे फिक्स नहीं हो जाना है, आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा और कम की प्रोबेबिलिटी रखनी होगी, क्योंकि आप एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक आम जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, उसी तरह से एक और नॉर्मल रिसर्च में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। तो ये आप पर है कि आप चीज़ों को ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको प्लस कर सकें और नहीं ज़रूरत है तो माइनस भी कर सकें। तो आपके रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग डेल्टा यानी कि चेंजेस कर सकें, ताकि जैसी ज़रूरत हो वैसे आप अपने एक्टिविटीज़ को चेंज करके अपनी रिसर्च की नीड पूरा करें। तो आई होप आज की क्लास में आपको सब एक चीज़ समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में काफ़ी डिस्कस किया कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन के क्या फीचर्स होते हैं, एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में क्या होना चाहिए। हमने इन सारी चीज़ों पे चर्चा की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं। तो फिर आज की क्लास का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पढ़ते रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ रहें, घर पे रहें, अपना ध्यान रखें। और फिर से कह रहा हूँ, असाइनमेंट सिर्फ ERP पे अपलोड होंगे, कोई मुझे व्हाट्सएप या मैसेज नहीं करेगा,
ERP पे होंगे आप लोग। कोई इशू हो तो अगर सर और धीरेन्द्र सर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस